ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? जो आपने अभी देखा ये एक और नंबर है जो इकोनॉमी का हाल बताता है। सिर्फ जीडीपी, स्टॉक मार्केट, जॉब्स या जॉबलेसनेस का डेटा ही नहीं होता, करेंसी का हाल भी इकोनॉमी की सूरत बताता है। और हमारी करेंसी गिर रही है और इस गिरती हुई साख को देखकर हिंदी के कवि नरेश सक्सेना की कविता गिरना की कुछ लाइन्स याद आती हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रही कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो यानी आंखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में गिरो। यही सोचकर गिरा भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज़्यादा क्या गिरूंगा, लेकिन कितनी ऊंचाई थी वो कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। रुपए का भी गिरना नहीं खत्म हो रहा है और ऐसा क्यों है, इसको हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। रुपया इस लेवल पर पहुंचा कैसे और सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए क्या कर रहे हैं, एकदम सिंपल तरह से बताने की कोशिश करूंगी आज। हाय, मैं हूँ श्रुति। चलिए शुरू करते हैं खर्चा पानी। Brought to you by SBI Life Insurance. सबसे पहले फ्रेश डेटा। कल यानी 2 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया 89.88 पर क्लोज हुआ। आज यानी 3 दिसंबर को सुबह 89.91 पर खुला और उसके कुछ ही देर में अपने ऑल टाइम लो लेवल 90.32 पर पहुंच गया। लेकिन एक और डेटा देखिए, रॉयटर्स में छपी जसप्रीत कालरा की रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला है। डॉलर के मुकाबले रुपए को 40 से 50 पहुंचने में लगे थे 10 साल और 10 महीने, फिर 50 से 60 पहुंचने में लगे थे 4 साल और 7 महीने, 60 से 70 पहुंचने में लगे 5 साल और 1 महीना, 70 से 80 पहुंचने में लगे 4 साल और अब 80 से 90 सिर्फ 3 साल 2 महीने में पहुंच गया। यानी आप देख रहे हैं कि प्रति 10 रुपए की गिरावट में पहले के मुताबिक कम समय लग रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है और देश और जनता पर इसका क्या असर है, और इसको ठीक करने के लिए सरकार और आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए हैं? क्योंकि कुछ ही दिन पहले बहुत अच्छे जीडीपी के नंबर्स आए हैं, महंगाई की रेट भी कम आई, हमारी इकोनॉमी तो मजबूत है ना, फिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, जानते हैं। पहला है ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। ये क्या होता है? जब आप बाहर से सामान मंगवाते हैं और वो ज़्यादा होता है यानी इंपोर्ट ज़्यादा होता है, और बेचते कम है यानी आपका एक्सपोर्ट कम होता है, तो यहाँ पर इंपोर्ट बनाम एक्सपोर्ट में जो अंतर पैदा होता है उसे व्यापार घाटा कहते हैं। अक्टूबर 2025 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाई पर पहुँच गया था, 41.7 बिलियन डॉलर्स यानी 3.76 लाख करोड़। इसका मतलब है कि हमने सामान खरीदने में इतना ज़्यादा फॉरेन करेंसी खर्च किया, जितनी कमाई थी उससे ज़्यादा। अब फॉरेन करेंसी में सबसे ज़्यादा डॉलर ही इस्तेमाल होता है, पर अचानक से इतना इंपोर्ट क्यों बढ़ा? चमचमाते हुए सोने की वजह से। पिछले साल यानी अक्टूबर 2024 के मुकाबले गोल्ड का इंपोर्ट इस साल लगभग 2% बढ़ा, मतलब अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर 2025 में इंडिया ने 14.7 बिलियन डॉलर यानी 1.32 लाख करोड़ का सोना इंपोर्ट किया। वजह क्या थी? दिवाली का सीजन था, दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी, तो इन्वेस्टर्स ने सेफ रहने के लिए सोने में इन्वेस्ट किया। और आपको मालूम ही है कि जब हम डॉलर से सोना खरीदते हैं तो रुपए की डिमांड कम हो जाती है और रुपया कमज़ोर हो जाता है। अब अगला कारण, FII का बाहर जाना। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो बड़े विदेशी फंड्स होते हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 2025 में अभी तक यानी दिसंबर तक इन FII ने इंडिया में 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा निकाल लिए। पर वो पैसा निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि इंडिया के स्टॉक्स की कीमत उनकी वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसे ओवर वैल्यूएशन भी कहते हैं। दूसरी तरफ चाइना में गवर्नमेंट बिजनेस को खूब स्टिमुलस दे रही है, बढ़ावा दे रही है, तो FII सोच रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। प्लस US में ब्याज दरें अभी भी हाई हैं, तो वहाँ भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इसलिए वो पैसा यहाँ से निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। जब FIIs पैसा निकालते हैं तो उन्हें अपना डॉलर वापस चाहिए होता है, इसलिए वो रुपए बेचते हैं और डॉलर्स खरीदते हैं, इससे भी रुपए की वैल्यू गिर जाती है। अगला कारण है US इंडिया ट्रेड डील। आपको पता ही है कि US और इंडिया के बीच एक ट्रेड डील की बात चल रही है। उम्मीद थी कि अमेरिका जो 50% तक का टैरिफ लगा रहा है इंडियन गुड्स पर, वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो डील फाइनल नहीं हुई है। इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल ही जाता है और डील में देरी होना सीधे व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट पर असर डालता है। ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट मतलब ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत है और इंडियन रुपी फिर से नीचे, ये आपको भी समझाया ही था।
इसके साथ ही नत्थी है अगला कारण, एनआरआईज का कम पैसा जमा करना। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, यानी वो इंडियंस जो बाहर रहते हैं। एनआरआईज अपनी सेविंग्स इंडिया में भी रख सकते हैं स्पेशल अकाउंट्स में, ऐसे एक तरह से वो अपने डॉलर भारत में रखते हैं। लेकिन इसमें गिरावट आई। अप्रैल जून जुलाई 2025 में एनआरआई डिपॉजिट 4.7 बिलियन डॉलर्स यानी 42,000 करोड़ रुपए के आसपास थे। ये साल 2024 वाली इन्हीं 3 महीनों के 5.8 बिलियन डॉलर यानी 52,000 करोड़ से काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि मुश्किल वीज़ा रूल्स और दुनिया में चल रही अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को लेकर एनआरआईज भी थोड़ा संभल गए हैं। हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगस्त 2025 में इंडियंस ने पिछले 8 साल में सबसे कम पैसे विदेश में पढ़ाई पर खर्च किए हैं। इन सब ने रुपए पर प्रेशर बना रखा है। फिर आता है अगला कारण, तगड़ा डॉलर। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसे अमेरिका में होता है फेडरल रिजर्व। इस फेडरल रिजर्व ने वहाँ इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दर हाई रखे हुए हैं, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इससे डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है और इमर्जिंग मार्केट करेंसी जैसे रुपया ये सब वीक हो जाते हैं। अब जानते हैं कि इसका हम पर क्या असर पड़ता है। पहला तो ये है कि इससे महंगाई बढ़ती है क्योंकि इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो उतनी ही चीज़ें मंगाने के लिए हमें ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत होती है। इंडिया पेट्रोल डीजल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइज़र, बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपोर्ट पर काफ़ी हद तक निर्भर है। मतलब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इससे आम आदमी के लिए ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ कहीं ना कहीं महंगी हो सकती है। इसे डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं, एक चीज़ की वजह से और चीज़ों पर असर पड़ते चले जाना। दूसरा है फॉरेन एजुकेशन और ट्रैवल महंगा हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जब रुपया 90 प्रति डॉलर के रेट पर है और ऐसे में आपको 10,000 डॉलर की फीस भरनी है तो आपको 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन पहले जब रुपया 80 था तो वो सेम फीस 8 लाख रुपए में हो जाती थी, मतलब 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन। ऐसे ही स्टूडेंट लोन्स बढ़ जाते हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर भी बन जाता है। तीसरा असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। जब रुपया कमज़ोर होता है और एफआईआईज़ पैसा निकाल रहे होते हैं तो मार्केट में बेचने का प्रेशर बनता है। 3 दिसंबर को सेंसेक्स 200 पॉइंट गिर गया था क्योंकि रुपया 90 के पार पहुंच गया। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि रुपये के गिरने से स्टॉक मार्केट पर सीधा क्या असर पड़ता है। अब ये तो हो गए रीजंस एंड इफेक्ट्स, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? और सबसे ज़रूरी सवाल उठता है कि आरबीआई क्या कर रहा है, या यूँ कहें कि आरबीआई कर क्या सकता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसका हिंदी अनुवाद तो हुआ संभल के तैरना, और यहाँ बात भी रुपए के तैरने की ही हो रही है। रुपए का रेट सीधे तौर पर मार्केट में डिमांड सप्लाई तय करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अगर रुपया बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है तो आरबीआई कहता है मैं हूं ना, और वो ऐसे कि आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर बेचती है और रुपए खरीदती है। इससे रुपए की डिमांड बढ़ जाती है और उसका वैल्यू बैलेंस हो जाता है। लेकिन आरबीआई का गोल कोई एक लेवल तय करना नहीं है, जैसे 85 हो गया, 88 रुपये हो गया। उनका गोल है कि रुपए में बहुत जल्दी कोई उतार चढ़ाव ना हो ताकि बिजनेसेस और ट्रेडर्स प्लान कर सकें। अब कितना उतार चढ़ाव जल्दी होता है या ज़्यादा माना जाता है ये हमें भी नहीं मालूम। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में जी बिजनेस के साथ एक इंटरव्यू में रुपए के डिप्रिसिएशन पर बात की। उन्होंने कहा कि रुपए का गिरना स्वाभाविक है क्योंकि ये इन्फ्लेशन डिफरेंशियल पर डिपेंड करता है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो लगभग 3 से 3.5% सालाना गिरावट होती है। आरबीआई किसी भी प्राइस को, किसी भी लेवल को टारगेट नहीं बनाता। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी उतार चढ़ाव हो वो नियंत्रित हो, अत्यधिक ना हो। मतलब 3 से 3.5% साल में रुपया कमज़ोर होना नॉर्मल है। लेकिन फिर मार्केट पैनिक क्यों कर रहा है? इस साल अब तक रुपया 4.6% गिर चुका है। ये 3.5% से तो ज़्यादा है। ऐसे में गवर्नमेंट और आरबीआई क्या कर सकते हैं या इसके क्या कारण है, ये सब हम मिलकर एक्सपर्ट से समझते हैं। आरबीआई का जो रवैया है, आरबीआई का जो मकसद है, ये लेवल मेंटेन करना नहीं है। लेवल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक बार अगर वो स्पाइरल शुरू हो जाता है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आरबीआई का मकसद सिर्फ ये है कि हम वॉलेटिलिटी जो है वो ट्रेड के लिए बहुत नुकसानदेह है, वो वॉलेटिलिटी को हम उसको कंट्रोल में रखें। तो इसीलिए आरबीआई ऑफन बाइज डॉलर्स, वो जाके फॉरवर्ड मार्केट में या स्पॉट मार्केट में आरबीआई इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में, और इसीलिए वो वॉलेटिलिटी कम हो सकती है। और जहां तक हमारे रिजर्व्स हैं, अभी हमारे रिजर्व्स जो हैं काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। करेंसी डिप्रिशिएट करेगी
तो उसका असर तो होगा ही मार्केट में। इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, आपकी ऑयल इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। और अगर ऑयल महंगा होता है, अगर पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, हम 80% आयात करते हैं अपनी एनर्जी नीड्स, और अगर ये महंगा होता है तो ये पूरी इकोनॉमी में फैल जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर लिंक्ड है, पावर सेक्टर लिंक्ड है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिंक्ड है। पावर की तो ज़रूरत सबको होती है, ऑयल की ज़रूरत सबको होती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सब ऑयल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, तो जाहिर है दे विल बी एन इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस इन द सेक्टर। कुछ फर्म्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं, कुछ पास ऑन कर लेती हैं, इसलिए इन्फ्लेशन में एक असर पड़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो या बहुत ज़्यादा रुपया गिर जाता है तो उसका इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग फ़ायदा भी होता है डिप्रिसिएशन से, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हिंदुस्तान की डिमांड बढ़ जाती है। सिचुएशन अभी चैलेंजिंग है, लेकिन इंडिया के कुछ फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। ये लगभग 11 महीने के इंपोर्ट्स कवर कर सकते हैं। अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील इस महीने फाइनलाइज हो जाती है तो रुपए में रिकवरी आ सकती है। जानकार लोग दावा कर देते हैं कि अगर अमेरिका और इंडिया में समय रहते डील हो गई तो रुपया 86 से 88 प्रति डॉलर के लेवल पर वापस आ सकता है, क्योंकि आरबीआई का स्टैंड क्लियर है, ना ज़्यादा हम इसे गिरने देंगे, ना कोई एक लेवल को डिफेंड करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर पढ़ेंगे। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉक।